हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। मोनिका किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है, तो आज उनकी जगह पर मैं आपके लिए बुलेटिन लूंगी। बिल्कुल, तो मोनिका की खबर में हम दोनों आपको आज की बड़ी खबर बताने वाले हैं। अलग अंदाज में आपके सामने खबरें होंगी, क्योंकि आप जानते हैं रोजाना जैसे ही सुबह घड़ी में 11 बजते हैं मैं और मोनिका आपके सामने आते हैं, और आज मैं और अनाया आपके सामने हैं। अनाया, आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, रोजाना की तरह मैं भी आपके साथ हाजिर हूं। आज मोनिका की जगह मैं आपके सामने हाजिर हूं। देश दुनिया में क्या हो रहा है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे वो खबर जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए वो खबरें जिन पर हमारी आज नजर रहेगी। तो आज की खबरें आपको बता दें। आज की पहली और बड़ी खबर है जिसमें बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। यहां जबलपुर में स्कूल की लड़कियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी अश्लील वीडियो फोटो भेजकर लड़कियों से पैसे ऐंठता था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में यहां पे जुट चुकी है। वहीं दूसरी खबर कोलकाता से होगी, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच कर गया है। और दूसरी तरफ मामले में ईडी की एंट्री हो गई है, जहां पूर्व प्रिंसिपल के जुड़े ठिकानों पर रेड की गई है। बुलेटिन में और कई अहम खबरों पर आज बात होगी। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत अनाया एक ऐसी खबर से करेंगे जो बेहद हैरान और परेशान भी कर रही है, जो एमपी से सामने आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहाँ लड़कियों को ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। अश्लील फोटो वीडियो भेजकर लड़कियों को ब्लैकमेल यहाँ किया जा रहा है। मोनिका, अनाया। जी बिल्कुल, ये बेहद ही शर्मनाक खबर है और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर अश्लील फोटोएं और वीडियो भेजकर छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल कर लड़कियों से पैसे ऐंठ रहा था आरोपी। ये भी खबर सामने आई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और मामले को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करने की यह खबर सामने आ रही है। पुलिस इसमें जांच में जुट गई है। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एबीवीपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और लड़कियों ने यहाँ पर कंप्लेन की। लगातार पुलिस इस पर जांच कर रही है। पहले तो मेरे पास कॉल आया, बोलता है कि मैं विक्रम गोस्वामी, तो बोलता है फिर हाय मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ये अच्छा लगता है, तुम्हारा वो अच्छा लगता है, पूरा खुल के बताया। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा, अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 बच कर दी रही। तो उस टाइम मम्मी नहीं थी, नहीं तो शायद मम्मी मना करती। पहले कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें ओटीपी आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। तो इसके बाद हम लोग ने अपनी एनएसएस की हमारी मैम ने उनसे रिपोर्ट मतलब बताया था, तो फिर मैम ने हम लोग को साइबर सेल भेजा था। पीड़ित छात्राओं को यहाँ पर आप सुन रहे थे। तो वही अश्लील वीडियो कांड से ब्लैकमेलिंग का खुलासा होते ही पुलिस हरकत में भी आ गई है। 70 छात्राओं के साथ इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना मदन महल क्षेत्र में आज जो है ये एक एसेंशियली साइबर फ्रॉड की घटना है। इसमें हुआ ऐसा है कि एक लड़की के पास एक आदमी का फ़ोन आता है ऐसे कि आपके फ़ोन से आपके नंबर से किसी दूसरे लोगों के कुछ वीडियोस वायरल किए गए हैं और आप ये हटवा लीजिए वीडियो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आपको फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इसी रेफरेंस में कुछ पैसे फ्रॉड के चलते हुए कुछ पैसे वगैरह कहीं ट्रांसफ़र किए गए। तो इस रेफरेंस में जब ये सूचना हमारे पास आई और लड़कियों ने कंप्लेंट की है, तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए हमने इसमें जो साइबर फ्रॉड को मानते हुए इसमें एफआईआर रजिस्टर की है। तो इसमें 420 आईटी एक्ट और 420 आईपीसी प्लस 67 आईटी एक्ट की एफआईआर की गई।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुक्ता पाठक स्टेट हेड भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता, सबसे पहले तो किस तरीके से ये वीडियो बनाया गया, किसने ये वीडियो बनाया और उनको धमकियां कब से मिल रही थी, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये मामला जो है, ये जो शख्स है जो अपने आप को एक पुलिस का एसआई बताता था, वो लड़कियों के नंबर्स पे वो लगातार जो है अश्लील वीडियोस भेज रहा था और वो ये कहता था कि आपको मैं, चूंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं आपको पोर्न देखने के जुर्म में सेक्शंस लगा के आपको गिरफ्तार कर लूंगा, आप पैसे ट्रांसफर करिए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरी गैंग इन्वॉल्व है। और जिस तरह से लड़कियों को, जो अभी जो बातचीत से सबसे पता चला है कि इस कॉलेज की लगभग 70 लड़कियों को ये वो उनके नंबर्स उनके पास थे जिनको इस तरह के मैसेज किए गए। और जो बात आ रही है अभी छन छन के आ रही, क्योंकि कुछ आरोपी जो लड़कियां हैं जिन्होंने खुलासा किया है, तो पता चल रहा है इसमें लगभग 53 गर्ल्स हैं जिन्होंने पैसा दे दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2-3 ही लड़कियों ने दिया है, लेकिन जो बात समझ आ रही है कि जब बातचीत हुई कल, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, सब लड़कियां एक दूसरे से शेयर करने लगी, तो लगभग 53 गर्ल्स ने पैसा दिया। एक लड़की ने जो स्क्रीनशॉट ले लिया उससे ये आरोपी का चेहरा सामने आया, लेकिन ये कौन है, क्या है, ये पुलिस पूरी इसकी जांच कर रही है। कल ये पूरा मामला जब सामने आया तो प्रिंसिपल ने जो साइबर क्राइम में जाने को बोला लड़कियों को, जब स्टूडेंट्स वहां पहुंची और एक आरोपी जब उसने पूरी अपनी बात बताई, तो इससे पूरा मामले का खुलासा हुआ। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो ये है, ये पूछा जा रहा सवाल ये है कि ये जो 70 गर्ल्स, जो अभी ये सामने आया मामला कि 70 गर्ल्स इन्वॉल्व, जिनके पास ये मैसेजेस, इस तरह के अश्लील मैसेजेस आए, ये वीडियोस आए हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो ये 70 गर्ल्स के नंबर कैसे मिले हैं इस आरोपी को? इतने सारे नंबर्स कैसे मिल गए एक ही कॉलेज की लड़कियों के, 70 लड़कियों के? जाहिर तौर पे बात अब ये हो रही है कि और भी लड़कियों के नंबर होंगे उनके पास जिसको उसने अभी तक टारगेट नहीं किया है। तो क्या एक ये पूरा गिरोह है जो मिलके काम कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो पुलिस ने किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, इस शख्स का नाम क्या है, क्या एड्रेस है, कहाँ का है, कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं और यहाँ पर जो है ये भी बात सामने आ रही है कि लड़कियों को न्यूड तस्वीरें और वीडियो भी भेजे जा रहे थे। और ये जो आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, ये सभी लड़कियां क्या एक ही स्कूल की थी या फिर ये इनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से इनको टारगेट किया गया? नहीं, एक ही कॉलेज की हैं, सब एक कॉलेज की हैं। ये सारी की सारी 70 गर्ल्स जो अभी सामने आया है मामला, 70 गर्ल्स का आया है अभी। तो बात ये हो रही है कि हो सकता है इसमें और भी लड़कियां हो जो अभी खुल के सामने नहीं आई हैं, क्योंकि कॉलेज की 70 गर्ल्स के नंबर हैं, और भी लड़कियों के नंबर होंगे जिन्होंने अभी बताया नहीं है, खुलासा नहीं किया है, एडमिट नहीं किया है। 70 लड़कियों ने तो बताया। जब हम इस तरीके के मामलों की बात करते हैं तो एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली में भी सामने आया था, ऐसा ही मामला मुंबई में भी सामने आया था, एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई थी जहां इसी तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। किस तरीके से ये लड़कियों को चुनते हैं, कैसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? यही तो सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पे कि एक ही कॉलेज की 70 गर्ल्स क्यों टारगेट हुई हैं? ये नंबर्स कहाँ से आ गए, कैसे उपलब्ध हुए? क्योंकि अगर कोई गिरोह टारगेट करता है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या इंस्टा, जहां पे लोगों के फोन नंबर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, लिखे होते हैं, तो इसमें होना ऐसा इस तरह हो सकता था कि जबलपुर के अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां होती, तो ऐसा ना हो कि एक ही कॉलेज की 70 गर्ल्स हैं। और ये ऐसा माना आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। वंदना त्रिपाठी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। वंदना जी, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जबलपुर से। वैसे तो हम कई बातें करते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना घटित हो रही है। सरकार किस तरीके से ऐसी खबरों पर, ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रख पाएगी? जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार आपको। देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना घटी है इसमें साइबर क्राइम भी है, आएगा, जानकारी में आया है, और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। और आपने देखा है जिस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी जितने भी संवेदनशील मामले होते हैं उन पर त्वरित कार्यवाही करते हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्यवाही हो, चाहे अन्य प्रकार की कार्यवाही। तो अगर बालिकाओं के साथ ऐसा हुआ है
और अगर ये संज्ञान में आया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम हमेशा कार्य करते आए हैं और ये तो अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय विषय है। इस पर बिल्कुल जरूर वंदना जी, हमारी लेकिन सरकार- कौन है ये लोग जो इस तरीके के हरकत को अंजाम देते हैं? इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें की जाती हैं। देखिए, समाज में कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के लोग घूम रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ अपने उपयोग की वस्तु समझ रखा है, मनोरंजन की वस्तु समझ रखा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को भी बहुत कठोरता के साथ इस तरह के लोगों के साथ डील करना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उनके माध्यम से उन्हें इलीगली गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो तुरंत उन्हें पुलिस में उसकी जानकारी देना चाहिए, उस पर कार्यवाही कराना चाहिए। इन सब चीजों को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि जागरूकता की कमी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। जब शुरुआत हुई थी इन मामलों की, तभी इन पूरे मामलों को लेकर आगे शिकायत करवानी चाहिए थी इन लड़कियों की। यहाँ पे जागरूकता की कमी जरूर नजर आई है वंदना जी, क्योंकि आपने साइबर फ्रॉड का यहाँ पे जिक्र किया। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इसको लेकर किस तरीके से काम हो रहा है वंदना जी? देखिए, साइबर सेल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उस पर तत्परता से काम कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेते रहते हैं और बहुत सारे साइबर क्राइम्स आजकल जो हो रहे हैं उस पर त्वरित निर्णय के साथ कार्यवाही भी की जाती है। और ये तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके पास नंबर्स कैसे हुए। हमारी सरकार ये जांच भी करेगी और जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसके साथ आप देखिएगा इन लोगों पर जो दोषी हैं। वंदना जी, जीरो टॉलरेंस की नीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पर दायित्व बनता है। 70 बता रहे हैं छात्र कॉलेज में पढ़ने जाते हैं बच्चे, जिनकी सुरक्षा जो है उनका आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर ऐसे सरकार और आप कह रहे हैं कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? 1 या 2 या 3 नहीं, 70 छात्राएं हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। देखिए, अगर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, बालिकाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अगर कोई गिरोह का इसमें हाथ है, तो देखिए अवश्य ही सरकार को अगर जब जागो तभी सवेरा के हिसाब से अगर सरकार को ये जानकारी मिली है तो आगे वो लोग किसी के साथ गलत ना करें। हमें बिल्कुल आगे किस तरीके से गलत ना हो, ये जिम्मेदारी है कि इसको सभी अधिकारी भी समझे। वंदना जी, मुक्ता भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। मुक्ता, आप भी अपना प्रश्न कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने काफी सही पूछा कि जीरो टॉलरेंस की लगातार बात हो रही है, तो अब क्या कदम रहेगा वंदना जी? आपको क्या लगता है? हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच कर रही है, लेकिन तो भी क्या कि आगे इस तरह के मामले रिपीट ना हो? क्योंकि अगर जबलपुर की बात करें तो आपको भी ध्यान में होगा वंदना जी, आज से 7-8 साल पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था मेडिकल कॉलेज का। हालांकि पूरे आरोपी पकड़े गए थे और सबके सब अभी जेल में हैं। तो मुक्ता जी, जिस प्रकार से जब आपने देखा था उस समय भी जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो आपने देखा था किस प्रकार से उन आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। आज वो सब जेल की सजा काट रहे हैं। तो जो भी गलत करेगा और खास करके अगर कोई नारी शक्ति के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तो ये भाजपा की सरकार है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने मुक्ता जी, आप और मैं कई बार जुड़ भी चुके हैं विभिन्न मुद्दों पर। आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है वंदना जी, अभी हमारे साथ विनय सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एमएलए हैं कांग्रेस से। स्वागत है सर आपका। विनय जी, ये जबलपुर में जो मामला सामने आया है, 70 छात्राएं हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया गया है न्यूड वीडियोस भेज करके। देखिए, सबसे गंभीर बात यह है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि महिलाओं और छात्राओं के साथ मध्य प्रदेश में असुरक्षा का जो भय व्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने दिन से घटनाक्रम चल रहा था, ना पुलिस के कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां तक पहुंचे कॉलेज तक, एक और ये दबाव बनता रहा कि आप थाने में जाके करें। आप बताइए, जो छात्राएं कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या कोई महिला वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगा के उसको कॉलेज नहीं भेजा जा सकता था? ये एक बच्ची का मामला नहीं। संवेदनशीलता की अगर बात करें तो ये संवेदनशीलता दिखा रही पुलिस की या प्रदेश सरकार की कि अभी तक इंतजार हो रहा है कि और बच्चियां आके थाने में रिपोर्ट करें। एक तो समाज में बदनामी का डर, माता पिता का भय और उसके साथ साथ पुलिस का भी एक डर। पुलिस के नाम से तो वसूली हुई है इसमें, और उसी पुलिस के थाने में जाने में बच्चियों को डर लग रहा होगा। इस बात की संवेदनशीलता अपनाई जानी थी। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को अगर कह दिया गया होता कि कॉलेज चले जाइए और वहां महिलाओं की एक टीम अपने साथ लेके और बच्चियों को बोलिए कि आप डरे नहीं, आप हमारे सामने आए। और इसमें बहुत गंभीर बात यह है कि एक ही कॉलेज की 70 बच्चियों के नंबर कैसे मिल गए उनको, कहीं ना कहीं बड़ा मैटर है। और इसको सिर्फ यहीं तक सीमित करके पुलिस देख रही कि इसमें फाइनेंशियल ठगी हुई है।
अगर बच्चियों के साथ बैठ के बातचीत होगी, कोई बड़ा एक संवेदनशीलता अपनाई जाएगी, तो हो सकता बच्चियां और भी बात करें और भी कुछ बड़े सकते हैं, जिसकी उम्मीद है। यानी कि आप साफ तौर पर कह रही हैं। एक दो बच्चियों के साथ नहीं है, 70 बच्चियों के साथ हुआ और जबलपुर में बल्कि पुलिस को एक विशेष गठन करके पूरे ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि आगे ऐसे मामले यहाँ पर ना हो। शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। वंदना जी आपका भी। मुक्ता आप नजर रखिएगा आगे इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। अनाया जी बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीबीआई की जांच आखिरी चरण पर पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। अब तक की जांच में मुख्य आरोपी संजय रॉय बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत भी इकट्ठे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी संजय रॉय का डीएनए टेस्ट मैच हो गया है और डीएनए की रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी थी। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही है। कोलकाता कांड की लगातार जांच जारी है। सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अब तक बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। आखिरी चरण में सीबीआई की जांच अब पहुंच चुकी है। सूत्र ये जानकारी दे रही हैं। अब तक की जांच में मुख्य आरोपी संजय रॉय माना ही जा रहा है और अब ये जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास कई सबूत हैं। आरोपी संजय रॉय का डीएनए टेस्ट भी मैच हो चुका है। डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी है और इससे पहले भी लगातार सीबीआई ने पोर्नोग्राफी टेस्ट यहाँ पे करवाया था, नार्को टेस्ट करवाया गया। सीबीआई की तरफ से लगातार एक के बाद एक यहाँ पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं। पूरी छानबीन हो रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी की एंट्री भी अब हो चुकी है। संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होगी। हुगली में संदीप घोष के रिश्तेदार के घर पर रेड हो रही है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के और इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। हावड़ा सोनारपुर में भी 2 जगह पर ईडी की रेड देखी गई है। ईडी की 100 लोगों की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, जिस तरीके से आपको मैंने बताया, उनके अलग अलग ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की कई टीमें तैनात की गई हैं और लगातार संदीप घोष के ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की एंट्री अब इस पूरे मामले पर हो गई है। तो लगातार सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब यहां पर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। संदीप घोष जिस पर वित्तीय गड़बड़ी के तमाम आरोप लगे हुए हैं और इसी मामले में अब ईडी पूरे यहां पे जांच करने वाली है। किस तरह के गड़बड़ी की गई थी, क्या क्या जो आरोप है, अब ईडी यहां पे जांच करने वाली है। जानकारी मिल रही है कि ईडी की 100 लोगों की टीम छापेमारी कर रही है। अलग अलग जगहों पर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हावड़ा सोनारपुर में भी 2 जगह पर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार छानबीन अब हो रही है। इस पूरे मामले में नजर हमारी बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है आपको पहुंचा रही है। छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया। तो स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा बीजेपी में बगावत के सुर मुखर हो गए हैं। हरियाणा बीजेपी को एक दिन में 32 नेताओं ने छोड़ दिया है। तो वहीं सीएम सैनी डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटे हुए हैं। तो पार्टी के जिन 32 चेहरों ने अलविदा कहा है, इनमें एक मंत्री है, एक विधायक, 5 पूर्व विधायक भी शामिल है। प्रदेश में रानिया, महम, बाडडा, थानेसर, उकलाना, सफीदो, पृथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार और समालखा में बगावती सुर अब सुनाई दे रहे हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको ये बता दें कि देश की 4थी सबसे अमीर महिला और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन पर कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। गठबंधन का फैसला करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो करना चाहेंगे तो हम इस बात के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना अगर व्यक्तिगत अगर आप व्यू ये है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ रही हैं, अधिक अपडेट वो हमें देंगी। आंचल, हरियाणा में क्योंकि बीजेपी में अब नजर आ रहा है तमाम नेताओं के बगावती सुर है, नाराजगी नजर आ रही है, कितनी चुनौतियां बीजेपी के सामने?
देखिए बीजेपी में जो आंतरिक राजनीति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक दिन में कहा जाए इतने सारे इस्तीफे, और अब तक देखिए कुल 32 इस्तीफे जो है वो सामने आ रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कविता हो, विशंबर वाल्मीकि हो, संजय सिंह हो, बल्कि देखिए विशंबर वाल्मीकि और कविता तो देखिए फूट फूट कर रोए थे। और ऐसे में आपने देखा कि रणजीत हो, लक्ष्मण नापा हो, तमाम ये वो बड़े नाम थे जो कि कहा जाता था कि इनकी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ थी। बावजूद इसके देखिए कोई जो पार्टी का सर्वे होता है उसके बाद इनकी जो टिकट है वो काटी गई, जिसके बाद से आपने देखा कि सावित्री जिंदल की अगर हम बात करें तो वो तो सबसे ज्यादा अमीर महिला और एक कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य करने वाली महिला थी। और ऐसे में उन्होंने भी फैसला लिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, और ना केवल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी बल्कि देखिए 11 कैंडिडेट निर्दलीय उतारने वाली है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब भाजपा के लिए राहें हरियाणा में आसान नहीं है, और जो अंदरूनी राजनीति अच्छा बिल्कुल आचल, ये तो अभी पहली लिस्ट जारी हुई है तो इस्तीफे जो हैं सामने आ गए हैं विधायकों के, तो अभी जब दूसरी सूची जारी होगी तो क्या लगता है और इस्तीफे देखने को मिलेंगे? देखिए 23 और नाम आने हैं, यानी कि 67 नाम आ चुके हैं, 23 नाम मात्र बाकी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नेता भी थे इसमें जो कि देखिए दिन रात हरियाणा से हैं, सेंट्रल में ये कह सकते हैं कि मुख्यालय में काम भी कर रहे हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो नाराजगी तो जाहिर है कि भाई आप कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दे रहे हैं, जेजेपी से आए हैं उनको टिकट दे रहे हैं, नए लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो भाजपा के पुराने नेता है, दिग्गज नेता है जिनकी पकड़ है, उनके भी टिकट काट दिए। क्योंकि देखिए भाजपा हमेशा सर्वे के आधार पर ही फैसला लेती है, कई सर्वे कराती है, उसके बाद टिकट देती है। क्या कुछ नाराजगी इन कैंडिडेट्स के प्रति रही है वो तो देखिए भाजपा के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला, यानी कि अब बगावती तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और काफी हद तक अनाया अब ये साफ हो रहा है कि हरियाणा बीजेपी में अब तमाम चीजों को लेकर मंथन हो रहा होगा। अगली जो लिस्ट आनी है हरियाणा में अब इस चीज पर मंथन किया जा रहा होगा। अभी जो बगावती तेवर नजर आ रहे हैं वो दूसरी लिस्ट के दौरान नजर ना आए तो हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, 8 को नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि किस पार्टी को आम जनता ने यहां पर चुना है। लेकिन इसी के साथ सोनिका मोनिका की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप जानते हैं रोजाना आपको जुड़ना होता है सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया डेली पर।